शुरू करें? देखो कुछ बेसिक बातें समझो, ठीक है। अभी तक हम लोग ने एक चीज जानी है, जितनी भी सेंट्रल पावर्स है वो हमने रेड से बनाई है, जितनी भी अलाइड पावर्स है वो हमने ब्लैक से बनाई है। जो वर्ल्ड वॉर 1 थी वो शुरू होती है 1914 में और खत्म होती है 1918 में, ठीक। जो सेंट्रल पावर है, जो वर्ल्ड वॉर है, वो सेंट्रल पावर और रेड पावर्स के बीच में लड़ी जाती है। इतनी बात तुम जानते हो। सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन एम्पायर और बल्गेरिया है। अलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली और सर्बिया है, ठीक। ये जो कंट्रीज हैं, ये जिस दिन से वॉर शुरू हुई थी उसी दिन से सब वॉर में एंगेज है। लेकिन 1914 बीत जाता है, 15 बीत जाता है, 16 बीत जाता है। जब 1917 का मिड आता है तब इनको कौन ज्वाइन करता है? यूएसए। अब इतना तुमको समझ में आ गया कि वर्ल्ड वॉर 1 इज अ वॉर व्हिच इज फॉट बिटवीन सेंट्रल पावर एंड अलाइड पावर, ठीक। अब एक और चीज देखो, जो वर्ल्ड वॉर 1 है वो मल्टीपल फ्रंट्स पे लड़ी गई थी। मल्टीपल फ्रंट्स, जैसे अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में 2 फ्रंट थे। सबसे पहला वेस्टर्न फ्रंट और दूसरा ईस्टर्न फ्रंट। फ्रंट का मतलब है कि उनके सामने कौन कौन से लोग लड़ रहे हैं। जैसे वेस्टर्न फ्रंट को समझो, ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा है? वेस्टर्न फ्रंट। इसमें दो अपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस। इधर देखो, वेस्टर्न फ्रंट में 3 दोस्त कौन से हैं? एक ब्रिटेन, बेल्जियम और फ्रांस, 3 दोस्त हैं। इन तीनों के खिलाफ 2 कौन से लड़ रहे हैं? ठीक, ब्लैक और रेड में आराम से तुमको दिख रहा है। इस वाले फ्रंट को कहते हैं जिसमें जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम और फ्रांस एक तरफ है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एक तरफ है। ये वाला जो फ्रंट है इसको हम कहते हैं वेस्टर्न फ्रंट। अब ऐसे ही एक और फ्रंट है जिसका नाम है ईस्टर्न फ्रंट। ईस्टर्न फ्रंट में एक तरफ रशिया है सबसे बड़ा, ठीक, और उसको सामने से फेस कर रहे हैं जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी। ये वाला जो फ्रंट है इसको हम लोग कहते हैं ईस्टर्न फ्रंट। वेस्टर्न फ्रंट और ईस्टर्न फ्रंट समझ में आ गया? वेस्टर्न फ्रंट हम लोग कल समझ चुके हैं, आज हम लोग ईस्टर्न फ्रंट की पूरी कहानी डिटेल में समझेंगे, ठीक। एक और बात जान, जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई तो जर्मनी ने एक प्लान बनाया था। वो प्लान ये कहता था, यहीं से ईस्टर्न फ्रंट की कहानी शुरू होगी, जर्मनी के प्लान से। जर्मनी का प्लान क्या कहता था कि जब भी वॉर शुरू होगी हम सबसे पहले बेल्जियम पे अटैक करेंगे, ठीक। ऐसे हम फ्रांस को सीधे अटैक नहीं करेंगे, यहाँ से नहीं घुसेंगे, हम बेल्जियम के रास्ते फ्रांस घुसेंगे। क्यों? क्योंकि जर्मनी का ऐसा मानना था कि जर्मनी और फ्रांस का जो बॉर्डर है वहां पे बहुत हैवी मिलिट्री फ्रांस ने लगा रखी है, ठीक। और यहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा टाइम, मनी, वेपन्स, हर चीज का लॉस हो जाएगा। देखिए बेल्जियम एक छोटी कंट्री है, एक वीक कंट्री है और उनकी आर्मी भी वीक है, ठीक। तो हम एक काम करेंगे, बेल्जियम के रास्ते घुसेंगे और फ्रांस को इन्वेड कर देंगे, फ्रांस पे अटैक करके फ्रांस को जीत लेंगे। जर्मनी ने एक और तुक्का लगाया। तुक्का क्या? वो सब पूरी उसने प्लानिंग बनाई। उसने कहा कि जब भी वॉर होगा तो जो रशिया है ये इतना बड़ा है, इसकी आर्मी इतनी बड़ी है, पर इनके पास रेलवेज का नेटवर्क बहुत वीक है। इनको जर्मनी के बॉर्डर पे आने के लिए और वहां पे वॉर के लिए प्रिपरेशन करने के लिए 42 डेज तक लग जाएंगे। मतलब 5 से 6 वीक्स, 5 से 6 हफ्ते, 35 से 42 दिन इन्हें लग जाएंगे। जब भी वॉर डिक्लेयर होगी, वॉर डिक्लेरेशन के बाद एक महीना, ऑलमोस्ट 1 महीना से 40 दिन इन्हें ऑलमोस्ट लग जाएगा यहाँ से यहाँ आके वॉर स्टार्ट करने में। ये जर्मनी का प्लान था। जब वॉर शुरू हुआ जर्मनी ने सेम प्लान फॉलो किया। अब यहीं से ईस्टर्न फ्रंट की कहानी शुरू हो जाएगी, समझो। जब वॉर शुरू हुआ तो जर्मनी ने यही प्लान फॉलो किया। क्या प्लान था? सबसे पहले बेल्जियम को इन्वेड करेंगे। अच्छा, एक और चीज थी जो हम सोच रहे थे, तुम लोग क्वेश्चन हमसे पूछोगे पर तुमने नहीं पूछा, हम बता देते हैं। ये चाहता तो सीधे फ्रांस को इन्वेड कर देता, पावरफुल तो था ही, पावरफुल तो था ही ना। ये चाहता तो सीधे फ्रांस पे अटैक करता, माना कि यहाँ पे मिलिट्री बहुत ज्यादा थी, ठीक। ये चाहता तो सीधे फ्रांस पे अटैक करता, लेकिन इसने बेल्जियम पे अटैक क्यों किया? क्योंकि जरा न्यूट्रल कंट्री है, उसको छोटी दिखी और वीक दिखी, ठीक। छोटी दिखी, वीक दिखी। अच्छा मान लो मेन चीज से उनको टाइम बचाना है, ठीक है, मेन चीज टाइम बचाना। पर जो रीजन है, ये रीजन इन्होंने जनता को बताने के लिए रखा कि हमने बेल्जियम पे अटैक इसलिए किया क्योंकि वी वांट टू सेव टाइम, बेल्जियम वाज न्यूट्रल। ये वाला कारण था, ये इनका पब्लिक रीजन था। मतलब ये जो इन लोगों ने आपस में प्लान बनाया था, जो जनता को बताते हैं, जो हिस्ट्री की किताबों में लिखा जाता है, जो रियल रीजन है। जर्मनी को क्या चाहिए थी? दुनिया भर में कॉलोनीज, ठीक। वॉर कब हुई? 1900 के बाद। पीछे जब इंपीरियलिज्म पढ़ाया था तो उसमें एक डेटा लिखवाया, इन 1900 25% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड वाज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। लेकिन हम फ्रांस पे अटैक करेंगे तो ब्रिटेन इतना समझदार तो है कि वो शायद वॉर में नहीं बोलेगा
कि शायद वॉर में नहीं, जैसे इटली नहीं बोला ना वॉर में, हाँ। तो ब्रिटेन इतना समझदार तो है, उसके पास इतना बड़ा अंपायर है, मल्टीपल चीजें हैं करने को, तो शायद फ्रांस के लिए वो वॉर में ना बोले। तो ब्रिटेन को हम वॉर में लाए कैसे? लेट्स अटैक बेल्जियम। बेल्जियम वाज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटेन। जब बेल्जियम पे हमला होगा तो वो इनडायरेक्ट हमला किस पे होगा? ब्रिटेन पे, और इसलिए ब्रिटेन वॉर में आएगा। और अगर हम ब्रिटेन को वॉर में हरा देंगे तो एक ही बार में दुनिया का 25% हिस्सा किसके अंडर में आ जाएगा। और अगर वेस्टर्न फ्रंट पे जर्मनी जीत जाता तो 1918 में इंडिया वाज नॉट अ ब्रिटिश कॉलोनी, इंडिया विल बिकम अ जर्मन कॉलोनी। समझ में आया? ब्रिटेन को वॉर में लाने के लिए उसने बेल्जियम को इन्वेट किया था, बाकी बेल्जियम का उससे कोई लेना देना नहीं था। ठीक, समझ में आ गया? क्योंकि बेल्जियम ब्रिटेन की प्रोटेक्शन में था, और ब्रिटेन की प्रोटेक्शन में था, ब्रिटेन के साथ उसने ट्रीटी साइन कर रखी थी कि कभी भी कुछ होगा तो हमको ब्रिटेन बचाएगा, और उसने बेल्जियम पे अटैक किया, ब्रिटेन इंटर कर गया। इनडायरेक्टली वो ब्रिटेन को वॉर में घसीटना चाहता था कि ब्रिटेन को हराओ। ब्रिटेन को हराया, एक बार में 25% दुनिया जेब में आएगी। ठीक, इसलिए उसने बेल्जियम को इन्वेट किया। ठीक, टाइम बचाना है, ये सब तो उसके रीजंस हैं, पब्लिक एजेंडा है। ठीक, वॉर शुरू हुई 3 अगस्त, उसने बेल्जियम को इन्वेट कर दिया। ठीक, जब उसने बेल्जियम को 3 अगस्त 1914 को इन्वेट किया, बेल्जियम पे अटैक किया, तो उसने एक्सपेक्ट किया था कि 6 अगस्त तक हम बेल्जियम को खत्म कर देंगे, बेल्जियम को हरा देंगे। लेकिन उसकी ये प्लानिंग फेल हो गई और वो 6 अगस्त की जगह डेट का वो खिंच गई 20 अगस्त। बेल्जियम की आर्मी ने इतनी बहादुरी से जर्मन सोल्जर्स के सामने लड़ाई लड़ी कि वो 3 दिन का वॉर कितने दिन आगे बढ़ गया? 17 दिन आगे बढ़ गया। ठीक, फिर डेट आ गई 20 अगस्त। इसी बात से कल एक और चीज बताई कि ये जो टाइम उनका चला गया ना, इस बात से जर्मन सोल्जर्स गुस्सा भी बहुत हुए, फ्रस्ट्रेट हुए। बेल्जियम के शहर, चर्चेस, स्कूल्स, लाइब्रेरी सब में आग लगा दी। इंटरनेशनल मीडिया ने खबर छापी, रेप ऑफ बेल्जियम। ठीक, उसके बाद जब बेल्जियम इन्होंने जीता 20 अगस्त को, उसके बाद इन्होंने फ्रांस में एंट्री करी। ठीक, अब फ्रांस में एंट्री करने के लिए जब इन्होंने फ्रांस में एंट्री करी तो अब इन्होंने क्या सोचा था? फ्रांस को डिफीट कर देंगे, और फ्रांस को डिफीट करके हम सारी आर्मी कहां भेज देंगे? रशिया के फ्रंट पे, ईस्टर्न फ्रंट पे भेज देंगे। ठीक, और इन्होंने एक और चीज सोची थी कि रशिया को आर्मी यहां लाने में 42 डेज लगेंगे। 42 डेज लगेंगे ना, यानी कि 3 अगस्त के बाद 42 डेज आगे बढ़ाओ, कितना हो गया? 13 सितंबर हो गया, 15 सितंबर हो गया। चलो 15 सितंबर हो गया, मान लेते हैं। ठीक, इनको ये पता था कि रशिया जब भी हम पे अटैक करेगा वो डेट क्या होगी? 15 सितंबर। तो इट मींस इनके पास 3 अगस्त से लगा के 15 सितंबर तक टाइम है, और इन्होंने सोचा कि इन्हीं 42 दिनों में हमें बेल्जियम को हरा के, फ्रांस को हरा के वेस्टर्न फ्रंट को बंद कर देना है, और इधर अपनी जीत का झंडा गाड़ के पूरी आर्मी किधर भेज देनी है? रशियन वाले फ्रंट पे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 20 दिन ये ले गया। अब इनके पास बचे कितने दिन थे? 22 दिन और 22 दिन और बचे थे ना। इन्होंने सोचा कि ठीक है 22 दिन में हम फ्रांस को हरा देंगे, लेकिन ये 22 दिन में फ्रांस को भी नहीं हरा पाए। ठीक, वो जो 22 दिन की बैटल थी वो बदल गई 4 साल में, ट्रेंच वॉरफेयर, जो कल पढ़ाया। ठीक, समझ में आया? अच्छा, एक और चीज हुई, जिस दिन इन्होंने बेल्जियम को जीता 20 अगस्त को, जिस दिन इन्होंने बेल्जियम को जीता 20 अगस्त को, ठीक, अब इनका अगला टारगेट क्या था? फ्रांस। अब रशिया कब बोलेगा? जब पहुंच जाएगा 15 सितंबर को। लेकिन रशिया ने भी अपनी आर्मी को तेज मोबिलाइज कर दिया। जिस दिन ये जीत के फ्रांस के लिए निकले, इधर से खबर आई कि रशिया अटैक्ड ईस्ट जर्मनी। ठीक, पहुंच चुकी थी। जो आर्मी रशिया की 15 सितंबर को आने वाली थी वो 20 अगस्त को ही आ गई। जिस दिन इन्होंने बेल्जियम को जीता, उसके बाद ही फ्रांस के लिए आगे बढ़ते, उसी दिन रशिया की आर्मी ने किस पर अटैक कर दिया? ईस्टर्न फ्रंट ऑफ जर्मनी, जिसको हम लोग क्रूशिया के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया? ठीक, और यहीं से ईस्टर्न फ्रंट ओपन हो गया वॉर के लिए। ठीक, ईस्टर्न फ्रंट 42 दिन बाद ओपन होने वाला था, लेकिन 20 दिन पहले ही ओपन हो गया। रशिया ने अपनी आर्मी का मूवमेंट बहुत तेज कर दिया। ठीक, जब जर्मनी को ये खबर मिली कि हम फ्रांस के लिए निकल रहे हैं, और वहां पे रशिया ने अटैक कर दिया है इस वाले पोर्शन पे, और इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? प्रूशिया। ठीक, ये जर्मनी का एक सबसे बड़ा स्टेट है, मैंने बताया था, उसको प्रूशिया कहते हैं। इस मूवमेंट पे जर्मनी को रियलाइज हो गया कि हमारा जो प्लान था वो फेल हो गया। ठीक, स्केपमेंट प्लान जो था हमारा
फेल कर गया। लेकिन जर्मनी ने इसको एक रीजन नहीं बताया कि ठीक है हमारा प्लान फेल हो गया, हम वर्ल्ड वॉर 1 हार जाएंगे। वो तुरंत प्लान बी पे शिफ्ट हो गया। उसने ये प्लान क्यों बनाया था? ताकि 42 दिन में ये इधर आए और इनके 42 दिन में इधर आने से पहले हम 42 डेज में ये वाला फ्रंट जीत के खत्म कर चुके होंगे, तो हम एक ही फ्रंट पे लड़ेंगे। और जब दोनों फ्रंट्स ओपन हो गए, प्लान फेल कर गया, तो इन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब हम दोनों फ्रंट्स पे लड़ेंगे। समझ में आया? और इन्होंने अपनी आर्मी आधी फ्रांस भेजी और आधी कहां भेज दी? रशिया भेज दी। ठीक, यहां पे भेज दी। जब तक इन्होंने अपनी आर्मी यहां पे भेजी, जो रशिया था इतना पोर्शन इनका प्रूशिया वाला, ईस्ट प्रूशिया वाला, प्रूशिया के स्टार्टिंग पोर्शन जो था वो जीत चुका था। ठीक है, वो प्रूशिया के अंदर इन्वेड कर चुका था। ठीक, लेकिन उसके बाद जैसे इन्होंने अपनी आर्मी यहां भेजी, जर्मन सोल्जर्स ने इस जगह पे रशियन सोल्जर्स को रोक दिया और फिर इसी जगह पे रशियन और जर्मन सोल्जर्स में एक बैटल होती है, जिस बैटल का नाम है बैटल ऑफ टैनेनबर्ग। ठीक, समझ में आ गया? इसी जगह पे रशियन सोल्जर्स और जर्मन सोल्जर्स में एक बैटल होती है, जिस बैटल का नाम होता है बैटल ऑफ टैनेनबर्ग। कब होती है? 20 अगस्त। इनको एक्सपेक्टेड कब था? 15 सितंबर, लगभग 1 महीना पहले। ठीक है, इनको लगा था वॉर शुरू होने के 40 दिन बाद वो पहुंचेंगे, लेकिन वो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते में ही पहुंच गए। ठीक, लिखो बैटल ऑफ टैनेनबर्ग पहली गई। ईस्टर्न फ्रंट यहीं से शुरू होगा, बैटल ऑफ टैनेनबर्ग। ठीक, ईस्टर्न फ्रंट समझ में आया कैसे ओपन हुआ? बैटल ऑफ टैनेनबर्ग कब? 20 अगस्त 1914। एक्सपेक्टेड कब थी? 15 सितंबर। 3 अगस्त को जब वॉर शुरू हुई, उसके 42 दिन बाद एक्सपेक्टेड थी, लेकिन 2 ही हफ्ते बाद ऑलमोस्ट शुरू हो गई। ठीक, अच्छा इस बैटल में कितने लोग मारे गए? इस बैटल को जीता कौन? हाँ, टैनेनबर्ग का बैटल जीता कौन? जर्मनी की रशिया? जर्मनी। अपनी आधी आर्मी के दम पे इसने इस बैटल को जीत लिया। समझ में? प्लान ए फेल हो चुका है, ये प्लान बी पे काम कर रहे हैं, लेकिन प्लान बी में भी सक्सेसफुल है। ठीक, बैटल ऑफ टैनेनबर्ग वॉन बाय जर्मन सोल्जर्स। और अगर हम बात करें कैजुअलिटीज की कि कितने लोग इस बैटल में मारे गए, जिनको चोटें लगी या जो गायब हो गए, खत्म हो गए, मतलब जिनको डैमेज पहुंचा, जिनको डैमेज पहुंचता है सोल्जर्स को, वो कैजुअलिटीज कहते हैं। ठीक, अगर हम कैजुअलिटीज की बात करें तो रशिया की तरफ से जो कैजुअलिटीज थी वो थी 1.5 लाख। 1.5 लाख सोल्जर्स को कैजुअलिटीज हुई, घायल हुए, मर गए, उसमें बहुत सारे खत्म हो गए, बहुत की बॉडीज नहीं मिली। ठीक, इस तरीके से इसको कहते हैं कैजुअलिटीज, मतलब ओवरऑल डैमेज। इस बैटल की खास बात पता है क्या है? इस बैटल की खास बात यह है कि रशिया वॉर के लिए इतना ज्यादा अनप्रिपेयर्ड था कि इसमें बहुत सारे सैनिक ऐसे थे जिनके पास हथियार तक नहीं थे। रशिया के लीडर्स ने उनसे कहा था कि जो सैनिक मर जाए उसके हथियार उठा के वॉर करने लगता। ठीक, बहुत सारे सैनिकों के पास जूते तक नहीं थे और रशिया का टेम्परेचर -10 -20। ठीक, उनके पास प्रॉपर बूट्स नहीं थे, शूज थे, बूट्स नहीं थे। समझ में आया? ऐसी सिचुएशंस में वो प्रूशिया के अंदर घुस गए। ठीक, और उसके बाद इस पॉइंट पे जर्मन सोल्जर्स फ्रांस से आधी आर्मी यहाँ पहुंचाते हैं और टैनेनबर्ग का बैटल लड़ते हैं 1914 20 अगस्त को। रशिया के सोल्जर्स को हराते हैं, 1.5 लाख लोगों को उनके खत्म करते हैं और टैनेनबर्ग में बैटल जीतते हैं। इस बैटल का फायदा क्या हुआ? इस बैटल का फायदा ये हुआ कि रशियन सोल्जर्स को रोक लिया गया जर्मनी के और अंदर घुसने से। समझ में आया? रशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है वो कैप्चर कर लिया था, वो कैप्चर कर लिया, वो नहीं मिला। ठीक, वो नहीं, लेकिन हाँ इतना एरिया कैप्चर कर लिया, लेकिन उसके आगे आने से इस बैटल ने उनको रोक दिया। ठीक, इसको कहते हैं बैटल ऑफ टैनेनबर्ग। जब ये बैटल ऑफ टैनेनबर्ग हुई तो उसके बाद जब रशियन सोल्जर्स को उसमें डिफीट मिली तो रशियन सोल्जर्स का जो लीडर था, जो उनको लीड कर रहा था, पूरी बटालियन को जो लीड कर रहा था, उसका नाम था सैमसोनोव। वो सुसाइड कर लेता है, खुद सुसाइड कर लेता है, खुद को गोली मार। ठीक, डिफीट, वो इतना गिल्ट और शेम में आ जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है, खुद को गोली मार। ठीक, ये एक बैटल हुई। जैसे उस वेस्टर्न फ्रंट पे कुछ बैटल्स हमने मेन बताई, बैटल ऑफ मान, वर्डून, सोप और ट्रेंच वॉरफेयर। वैसे ईस्टर्न फ्रंट पे जो सबसे पहली मेन बैटल है उसका नाम है बैटल ऑफ टैनेनबर्ग। ठीक, फिर उसके बाद एक दूसरी बैटल होती है 1914 में, बैटल ऑफ मसूरियन लेक।
ठीक, देखो जो बैटल ऑफ टैनिंबर्ग है, तुम लोकेशन भी कल पूछ रहे थे कि कहाँ हुई सर, आज लोकेशन भी बना दी। ये हुई है बैटल ऑफ टैनिंबर्ग, ठीक, रूसिया। इसमें यहाँ पे इनको रोक लिया गया है। फिर यहाँ से हुई है बैटल ऑफ मजूरियन लेक। इस बैटल ऑफ मजूरियन लेक में क्या हुआ, ये जस्ट बैटल ऑफ टैनिंबर्ग के बाद ही स्टार्ट हुई। इस बैटल ऑफ मजूरियन लेक में जो जर्मन के सोल्जर्स थे, उन्होंने रशिया के सोल्जर्स को पीछे ढकेलना स्टार्ट किया और ढकेलते ढकेलते वो उन्हें जर्मन के बॉर्डर से बाहर कर दिया। मतलब कि जो प्रूशिया गया था वो उनके पास वापस आ गया। ये मजूरियन लेक बैटल का बेनिफिट है। अगर कोई पूछे कि बैटल ऑफ मजूरियन लेक का बेनिफिट क्या है, तो टैनिंबर्ग का बेनिफिट तो ये है कि पहले अंदर आने से रोका, ठीक, जर्मनी। मजूरियन लेक का बेनिफिट ये है कि जो अंदर आ गए थे, जितना एरिया हमारा लेके चले गए थे, उस एरिया से भी हमने उनको बाहर कर दिया। और मजूरियन लेक की जब बैटल खत्म हुई तो जर्मनी के अंदर कोई भी फॉरेन इन्वेजन नहीं था। मतलब अब उसकी जमीन पे किसी और का कब्जा नहीं था। जो हुआ था प्रूशिया पे वो मजूरियन लेक के थ्रू उन्होंने कवर कर दिया। समझ में आ गया? दूसरी बैटल ऑफ मजूरियन लेक, ठीक। इस बैटल का बेनिफिट बता दिया। पुश रशियन बैक फ्रॉम जर्मन बॉर्डर, कि जर्मनी के बॉर्डर से रशियंस को बाहर निकाल दिया, ठीक। तीसरी बैटल बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम है गॉर्लाइस टर्नो ऑफेंसिव। ये 1915 में होती है। 14 में दो बैटल्स हो गई, अब 1915 में गॉर्लाइस टर्नो ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब होता है एक बहुत ही कम समय के लिए एक बहुत ही तेज तरह का अटैक, ठीक, कि मतलब जस्ट 30 दिन में हम बिल्कुल श्योर शॉट अटैक करेंगे, सारा प्लान ऑफेंसिव कहते हैं उसको। जैसे जब यूएसए एंट्री लेगा ना अलाइड वॉर्स में, तो जर्मनी के खिलाफ ऑफेंसिव लॉन्च करेगा। उस ऑफेंसिव का नाम होगा 100 डेज ऑफेंसिव, 100 दिन में जर्मनी का काम, ठीक। वैसे ही ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी ने मिलकर ये ऑफेंसिव लॉन्च किया, किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ। इस ऑफेंसिव का क्या नाम था? गॉर्लिस टर्नो ऑफेंसिव। गॉर्लिस टर्नाउ ऑफेंसिव। इस ऑफेंसिव की खास बात पता है क्या थी? सबसे पहले तो मजूरियन लेक में इनको जर्मन बॉर्डर से बाहर निकाला था। टर्नाउ वाले ऑफेंसिव में इन्हें रशिया में 500 किलोमीटर अंदर ढकेल दिया गया, पीछे गए। मतलब अब रशिया का यहाँ से 500 किलोमीटर का एरिया भी कवर हो गया। देखो यहाँ आ गए, जर्मनी का हो गया, इतना इन्होंने इनको पीछे पुश कर दिया। इतना पोर्शन किसको बिलोंग करने लगा? जर्मनी को बिलोंग करने लगा। ये इस बैटल की बेनिफिट, ठीक। अब देखो ईस्टर्न फ्रंट पे जर्मनी जीता दिख रहा है ना। सबसे पहले प्रूशिया के तरफ इन्वेजन बचाया, उसके बाद जितना कब्जा हुआ था उसको दूसरी बैटल में कवर किया, मजूरियन लेक। उसके बाद अब एक्सपेंशन मोड में आ गया। पहले डिफेंड किया, फिर जो गया था उसको जीता, और फिर अब बैटल में एक्सपेंशन। 3 बैटल में बिल्कुल सीरियल से, पहले बचाएंगे, फिर जो गया था उसको जीतेंगे, फिर एक्सपेंशन में आएंगे। गॉर्लिस टर्नो ऑफेंसिव, देख रहे हो एक्सपेंशन दिख रहा है ना मैप में, ठीक। इसीलिए आज मैप वगैरह सब पहले से ही ड्रॉ कर दिए थे सर्च करके, ठीक। देखो एक्सपेंशन दिखा, जर्मनी, ये जर्मनी है, ये ऑस्ट्रिया हंगरी, इन लोगों का पीछे अब रशिया में एक्सपेंशन दिख रहा है। तो इसकी डेट क्या थी? डेट देखिए, मई से सितंबर 1915, ठीक। और देखो इसमें जो कैजुअलिटीज हुई वो थी 10 लाख, ठीक। टोटल 10 लाख सोल्जर्स रशिया की तरफ से मारे गए। मतलब मजूरियन लेक में कितनी कैजुअलिटी? मजूरियन लेक में जो कैजुअलिटीज थी वो कम है, 75,000, ठीक। उसके बाद एक और इसमें है, इसको वर्ल्ड वॉर 1 का फास्टेस्ट इन्वेजन भी कहा जाता है, कि मतलब इससे तेज इन्वेजन वर्ल्ड वॉर 1 में कभी नहीं होता। ये जो इन्होंने कब्जा किया है ये कुछ ही हफ्तों की कहानी है, ये 4-5 साल नहीं चला पूरे बैटल। कब से? मई से सितंबर, ठीक। गिनती के 12-13 हफ्ते, यही तो है, 3 महीने है ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 हफ्ते, 5 महीने, कितने हफ्ते हो गए? 20 हफ्ते, 5 4 जा 20 है ना, 20 हफ्ते। 20 हफ्ते के अंदर 500 किलोमीटर एरिया कवर, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के पास। गॉर्लिस टर्नो ऑफेंसिव। ऑस्ट्रिया हंगरी के पास क्यों? ऑस्ट्रिया, ये जो ऑफेंसिव है गॉर्लिस टर्नो ऑफेंसिव, ये जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने मिलकर लॉन्च किया था रशिया के खिलाफ। उनकी कंबाइंड फोर्स थी, उनकी कंबाइंड फोर्सेस थी। इसलिए देखो यहाँ पे भी आ रहा है ना, और ये किसके पास है, ये बॉर्डर किससे शेयर हो रहा है? ऑस्ट्रिया के। इट मींस ये भी तो एक्सपेंशन कर रहे हैं ना अंदर, तो इट मींस ये भी तो इन्वॉल्व है। समझ में आ गया, ठीक। और एक चीज देखो, एक और फैक्ट है इसके बारे में, कि जब ये गॉर्लिस टर्नो ऑफेंसिव स्टार्ट हुआ तो कुछ ही घंटों के अंदर 7 लाख से ज्यादा गोलियां चला दी गई।
कुछ ही घंटों में अंदर 7 लाख ज्यादा गोलियां। कुछ ही घंटों के अंदर 7 लाख से ज्यादा गोलियां चलाई गई, 7 lakhs। ठीक, जर्मनी की तरफ चली हुई। हाँ जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ से चली थी। ठीक, और उसके बाद अब आगे बढ़ो, 3 समझ गए। सबसे पहले प्रूशिया के अंदर घुसने से बचाया, जो प्रूशिया कवर था उसको वापस लिया, फिर एक्सपेंशन, गॉर्डनेस टर्नो ऑफेंसिव, कंबाइंड ऑफेंसिव बाय जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी अगेंस्ट रशिया। ठीक, अब जब इतनी चीजें हुई तो जो रशिया का सारा पैसा था, जो रशिया की इकोनॉमी थी, वो सारी कहां पे फोकस हो गई थी? वॉर को फाइनेंस करने में। मतलब जो वॉर हो रही है उसमें वेपन्स जा रहे हैं, ठीक, जो सोल्जर्स हैं उन पे खर्चा लग रहा है, ठीक, उनके मूवमेंट में एक्सपेंस जाता है, समझ में आया? बहुत सारा डैमेज होता है, उस डैमेज को रिपेयर करने में देश का खर्चा जाता है, ठीक, जिसकी वजह से देश की जनता को जो खर्चा होना चाहिए वो खर्चा बहुत कम हो जाता है, मतलब ना के बराबर हो जाता है। ठीक, देश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज काम करती हैं, अलग अलग सेक्टर्स की, जैसे कोई इंडस्ट्री है वो खाना बनाने की है, ठीक, मतलब फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री है, कोई इंडस्ट्री कार मैन्युफैक्चरिंग की, वो सारी इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया जाता है। कौन सी इंडस्ट्री बनाई जाती है? गन्स और वेपन्स की इंडस्ट्री पीक पे जाती है। ठीक, अच्छा जब ये सब होता है तो देश में गरीबी फैलती है, क्योंकि जो आदमी गाड़ी बनाने का एक्सपर्ट है उसकी नौकरी तो गई ना, अनएम्प्लॉयमेंट फैलता है, अनएम्प्लॉयमेंट फैलता है, नौकरी चली जाती है तो सैलरी नहीं मिलती, इसकी वजह से पॉवर्टी फैलती है, गरीबी फैलती है तो आदमी पैसे कमाने के लिए क्राइम करता है नहीं? जिस देश में गरीबी है वहीं क्राइम है। हम लोग अफ्रीका वाला वीडियो देख रहे थे, वहां क्राइम क्यों है? गरीबी है, क्योंकि गरीबी है, पैसा नहीं है, पैसा तो सबको चाहिए सर्वाइव करने के लिए, मनी इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। ठीक, जब उनको पैसा चाहिए तो क्राइम करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ती हैं। धीमे धीमे 1917 आते आते रशिया का जितना भी पैसा था वो सारा वॉर में एग्जॉस्ट होने लगा। ठीक, रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स करने लगी, रशिया की सारी इंडस्ट्रीज बंद होने लगी, रशिया में अनएम्प्लॉयमेंट फैलने लगा, पॉवर्टी फैलने लगी, गरीबी, हंगर, सोशल डिस्टर्बेंस, जनता दंगे करने लगी सड़कों पे। ठीक, एक बहुत बड़ा सोशल डिस्टर्बेंस फैल गया। जो वहां का राजा था जार निकोलस, उसके खिलाफ जनता की जार अलेक्जेंडर, ठीक, जार अलेक्जेंडर प्री मॉडर्न यूरोप में, प्री वॉर यूरोप में, उसके बाद जार अलेक्जेंडर चेंज हो जाता है, जार निकोलस सेकंड आ जाता है। ठीक, जार निकोलस सेकंड, ठीक, जनता की उसकी व्यूज उसके खिलाफ बदलने लगी, जनता उसे नापसंद करने लगी, एक बहुत ही खराब सिचुएशन रशिया के अंदर क्रिएट हो गई। और एक हिस्ट्री में एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये कहता है कि जब भी तुम हिस्ट्री को पढ़ोगे और किसी भी देश में बहुत खराब सिचुएशन क्रिएट होगी तो वो एक डायरेक्ट मैसेज देती है कि कोई ना कोई आदमी ग्रेट अचीवमेंट्स करने वाला है। ये हर जगह है, भारत गुलाम है, गांधी, भगत सिंह, कुछ लोग ग्रेट अचीवमेंट्स कर रहे हैं। ठीक, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी तबाह हो जाएगा, वहां कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अभी तो जीत रहा है पर हारेगा ना भी आगे चल के, कुछ भी नहीं जर्मनी में बचेगा। हिटलर, इटली के साथ धोखा होगा, इटली की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, मुसोलिनी। ठीक, जब भी किसी देश में बहुत ज्यादा सिचुएशंस क्रिएट होंगी खराब, तो समझ जाओ किसी महान चीज का निर्माण होने वाला है। ठीक, रशिया की सिचुएशन 1917 में खराब हो गई, टोटल खराब हो गई, इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। जनता अपने राजा से 2 शब्द कहती थी, वी वांट पीस एंड ब्रेड, हमें शांति दे दो और हमें खाना दो बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बहुत परेशान हो चुके हैं इतने तक से। रशिया की पब्लिक कह रही थी अपने राजा जार निकोलस सेकंड। ठीक, दूसरी बात, वहां पे एक आदमी राइज किया, व्लादिमीर लेनिन, उसने कहा यू वांट पीस एंड ब्रेड ना, आई विल गिव यू पीस एंड ब्रेड। ठीक, जिस चीज की डिमांड थी उसने वो चीज सप्लाई कर दी, जनता ने उसे अपना नेता चुन लिया, रशिया में क्रांति हो गई, रशियन रेवोल्यूशन, जार निकोलस की सरकार गिर गई। कौन पावर में आ गया? व्लादिमीर लेनिन पावर में आ गया। व्लादिमीर लेनिन ने जनता से क्या प्रॉमिस किया था? पीस एंड ब्रेड। पीस कैसे आएगा? जब वॉर खत्म होगी। ब्रेड कैसे आएगी? जब हम अपनी इकोनॉमी को वेपन इंडस्ट्री से हटा के बाकी इंडस्ट्रीज पे फोकस करेंगे, तभी तो आदमी को नौकरियां मिलेंगी और फिर वो खाना खरीद सकेगा। इट मींस हमें वॉर को एंड करना पड़ेगा। व्लादिमीर लेनिन, रशियन रेवोल्यूशन 1917, व्लादिमीर लेनिन केम इन पावर। व्लादिमीर लेनिन जैसे ही पावर में आता है, अभी इसके बारे में एक बहुत बढ़िया फैक्ट बताएंगे तो वो मजा आ जाएगी। व्लादिमीर लेनिन जैसे ही पावर में आता है, वो जर्मनी के साथ पीस ट्रीटी साइन करने की बात करता है। ठीक, जर्मनी के साथ पीस ट्रीटी साइन करने की बात करता है कि हम वॉर से बाहर जाना चाहते हैं, हमारे साथ आप एक पीस ट्रीटी साइन करें। जर्मनी से कहता है। ठीक, जनता से ये कहता है तुम्हें शांति और ब्रेड चाहिए ना, पीस एंड ब्रेड यू वांट, आई विल गिव यू, चूज मी एज अ लीडर। जनता उसको अपना नेता चुन लेती है, जनता उसको इतना सपोर्ट कर देती है कि वहां की सरकार को वो गिरा देता है, जार निकोलस सेकंड को।
जार निकोलस देश छोड़ के चले जाते हैं, ठीक, वो पावर में आ जाता है। आप जनता कहती है हाँ भैया पीस एंड ट्रेड, वो कहता है दे रहे हैं, तुरंत जर्मनी से कांटेक्ट करता है कि आई वांट पीस एंड वी वांट टू गेट आउट ऑफ द वॉर, ठीक। जर्मनी कहता है यस यू कैन गो आउट ऑफ द वॉर। ये कुछ हमारी शर्तें हैं, इनको मान लीजिए। लेनिन को वो शर्तें बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्योंकि उन शर्तों में जर्मनी ये कह रहा था कि जितने एरिया हमने जीते हैं ये तो चाहिए ही, और भी कुछ डिमांड्स कर रहा था वो, जैसे कि पैसे, ठीक, और कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और कुछ जगहें। वो बात लेनिन को समझ में नहीं गई, ठीक। फिर डीले होने लगा, पीस ट्रीटी साइन होने में टाइम लग गया, ठीक। जब पीस ट्रीटी साइन होने में 1917 में टाइम लगने लगा, लेनिन आ गया पावर में 17 में, उसके बाद टाइम लगने लगा, 1918 आ गया। जनवरी और फरवरी 1918 में जर्मनी ने कहा ये साइन नहीं करेंगे पीस ट्रीटी, खाली कहानी बता रहे हैं। जर्मनी ने ऑपरेशन फॉर्स स्लैग लॉन्च कर दिया, किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ। और जब ये ऑपरेशन जर्मनी ने लॉन्च किया, जर्मनी फॉर्स स्लैग, इस ऑपरेशन की सबसे खास बात पता है क्या है? जर्मनी 5 दिन के अंदर 400 से 500 किलोमीटर के एरिया में जीत गया। क्यों? क्योंकि रशिया में क्रांति हो चुकी है, आर्मी डिसऑर्गेनाइज है, उसके पास कुछ है ही नहीं, वो पहले ही इतने वॉर हार के डिमोरलाइज हो गई थी। जर्मनी इनके बहुत सारे एरियाज बिना वॉर करे ही जीत गया, वो खाली घुसते चलेगा, उनको एरियाज खाली मिले। समझ में आया? और इस जब इन्होंने यह ऑपरेशन किया तो यहाँ पे इनकी कैपिटल है सेंट पीटर्सबर्ग। तो लेनिन को लगा कि 140 किलोमीटर बचती है बस, तो इनको लगा अब ये धीमे धीमे घुसते घुसते सेंट पीटर्सबर्ग पे भी कब्जा कर लेंगे। तब लेनिन उनसे कहता है कि यस वी एग्री ऑन योर टर्म्स, बताओ भैया क्या है। तब जर्मनी और रशिया एक आपस में ट्रीटी साइन करते हैं 3 मार्च 1918 को। नाम लिटोवियस्की, ठीक, ऐसे स्पेलिंग है, तो लिटोवस्क नाम है उसका, लिटोवियस्की ऐसे याद करना, ठीक। ये ट्रीटी व्लादिमीर लेनिन और जर्मनी के बीच में साइन होती है, जिसमें रशिया को बहुत ज्यादा पेमेंट्स करने पड़ जाते हैं, और जितने एरियाज जर्मनी मांग रहा है ये सारे और ये सारे वो सारे किसके पास चले जाते हैं? जर्मनी के पास। और ऐसा कहते हैं कि ये अब तक का यूरोप की हिस्ट्री में सबसे बड़ा लैंड ट्रांसफर था। इससे ज्यादा जमीन आज तक किसी ट्रीटीज के द्वारा लैंड ट्रांसफर में नहीं गई, ठीक। ये वाले पोर्शंस भी उसके पास से चले गए। फिर उसके बाद उसने ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट साइन करी 3 मार्च 1918 को, जिसमें वो एरिया जो लॉस्ट करता है उसमें उसका एरिया है फिनलैंड, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस, यही सब एरिया है, ठीक। और एक और चीज होती है, उसमें पहले यूक्रेन रशिया का पार्ट था, ठीक, हाँ पहले यूक्रेन रशिया का पार्ट था, ठीक। और जब ये सारे एरियाज इसके पास से जाते हैं, ये भी गया, रशिया की 1/4 पॉपुलेशन चली जाती है। मतलब रशिया में अगर 100 लोग हैं तो 25 अब किसका हिस्सा हो गए? जर्मनी का। रशिया की 1/3 फार्मिंग एरियाज चले जाते हैं, ठीक। एग्रीकल्चर 1/3 एग्रीकल्चर एरियाज किसके पार्ट हो गए? जर्मनी की। रशिया की 50% इंडस्ट्रीज किसका पार्ट हो गई? और जर्मनी माला माल हो जाता है रशिया के पास। तो ये है पूरी कहानी ईस्टर्न फ्रंट की। सबसे पहले बैटल ऑफ टैन्नबर्ग, जिसमें प्रूशिया के अंदर जो वो आए थे उनको और अंदर घुसने से रोका गया, ठीक। मजूरियन ने जो प्रूशिया वाला पोर्शन कब्जा कर लिया था उनको पीछे कर दिया गया, ठीक। जर्मनी के बॉर्डर से बाहर निकाल दिया गया। गॉर्डन ऑफेंसिव, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने मिलकर रशिया पे अटैक किया और रशिया के ये वाले एरियाज को कैप्चर कर लिया। उसके बाद रशिया की कंडीशन बहुत खराब हो गई, रशिया में क्रांति हो गई, वहां का राजा देश छोड़ के चला गया। एक नई आदमी की सरकार आई, उसने जनता से कहा कि हम आपको शांति, पीस एंड ब्रेड वी विल प्रोवाइड, हम वॉर को एंड करेंगे, ठीक। उसने जर्मनी से बात करी वॉर को एंड करने के लिए, ठीक। उसने कहा ठीक है हम आपके साथ एक पीस ट्रीटी समझौता साइन करना चाहते हैं, पर उस समझौते में वो बहुत डिले करने लगा। जब वो बहुत डिले करने लगा तो जर्मनी ने एक और अटैक उस पे लॉन्च कर दिया। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी कि इंटरनल क्राइसिस भी है, आर्मी भी डिसऑर्गेनाइज है, एक और अच्छा मौका है कि कुछ और एरियाज को अपने अंडर लेने का। ऑपरेशन फर्स्ट फ्लैग, ठीक। जब ये ऑपरेशन हुआ तो ये एरियाज भी जर्मनी ने अपने अंडर ले लिए, ठीक। उसके बाद इमीडिएटली वहां के जो लीडर नए बने थे व्लादिमीर लेनिन, उन्होंने जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोव साइन कर ली 3 मार्च 1918 को, मेरे पिताजी के बर्थडे वाले दिन, ठीक। रशिया की बर्बादी हुई थी, समझ में आया? उसमें रशिया के मेजॉरिटी एरियाज उनके पास चले गए। रशिया की 1/4 पॉपुलेशन जर्मनी का हिस्सा हो गई, 1/3 फार्मिंग एरियाज जर्मनी का हिस्सा हो गए।
और 50% इंडस्ट्रीज जर्मनी का हिस्सा बन गई। ठीक, ये है ईस्टर्न फ्रंट। ईस्टर्न फ्रंट पे कंप्लीटली जर्मनी वॉर जीत जाता है। वेस्टर्न फ्रंट पे कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। ठीक, बैटल ऑफ मान, वर्दून, सोन, ट्रेंच वॉरफेयर, ये सब अल्टीमेटली क्या थी? वॉर बिकम स्टिल। इन्होंने वॉर को रोक दिया था एक जगह, इन्होंने गड्ढे खोद दिए थे जमीन में। ठीक, ना कोई आगे बढ़ रहा था ना कोई पीछे। जैसे यहाँ तुमको दिख रहा है ऐसा, ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं ना, लेकिन वहां तुमको ऐसा मैप में नहीं दिखा कि वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे। ठीक, वहां पे वॉर स्टिल हो गई, वहां पे कोई रिजल्ट नहीं निकला, वहां पे कोई देश नहीं जीता। लेकिन तब तक जब तक यूएसए ने 1917 में एंट्री नहीं करी, और जब यूएसए 1917 में एंट्री करेगा तो जर्मनी इधर भी वॉर हारेगा, और यहाँ जो एरियाज उसने जीते हैं वो एरियाज भी उससे वापस ले लेंगे।